हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स लेक्चर की सीरीज में आज हम जो एंटीबायोटिक कवर करने जा रहे हैं वो है अमीनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स एज द नेम सजेस्ट ये वो एंटीबायोटिक्स होंगे जिनके स्ट्रक्चर में हमारा अमीनो शुगर प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइड समझते हो ना, ग्लाइकोसाइड किसको बता रहा है? आपका शुगर को बता रहा है। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स हमारे कैसी एंटीबायोटिक है जिसमें डेफिनेटली हमारी किस चीज का रोल रहेगा? स्ट्रक्चर में हमारी अमीनो शुगर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और प्लस एक और इसके स्ट्रक्चर की स्पेशलिटी है कि इसके सेंटर में आपकी कौन सी रिंग होती है? साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है। कौन सी होती है? साइक्लोहेक्सेन रिंग। सपोज, और हमेशा ध्यान रखेंगे कि जितने भी आपके अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, ज्यादातर अमीनोग्लाइकोसाइड्स में दो हमारी अमीनो शुगर होती है और उनके बीच में साइक्लोहेक्सेन है। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता देती हूँ, खाली मैं आपको मोइटी बना के दिखा रही हूँ। देखो, एक शुगर ये है, अगर किसी भी ग्लूकोज का किसी का भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, एक ये शुगर है, इसमें कहीं भी अमाइनो ग्रुप हो सकता है। सपोज यहाँ पे है अमाइनो ग्रुप, बाकी सब्स्टिट्यूशन मैं नहीं दिखा रही हूँ। ठीक है, एक ये किससे जुड़ा होगा? आपका सेंटर में एक साइक्लोहेक्सेन रिंग होगी। साइक्लोहेक्सेन रिंग ऐसी होती है, ठीक है, क्लोज्ड है, तो हेक्सेन है, 6 कार्बन है तो हेक्सेन हो गया, ये साइक्लोहेक्सेन है। और ये फिर साइक्लोहेक्सेन दूसरी साइड से किससे जुड़ा हुआ है? दूसरे अमीनो शुगर से जुड़ा हुआ है, लाइक दिस। सपोज यहाँ पे ये दूसरा अमीनो शुगर है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सपोज ये NH-CH3 के फॉर्म में है, मान लीजिए। ठीक है, तो देखो ये हमारी कौन सी है? ये आपको जो दिख रही है ये आपकी फर्स्ट शुगर हो गई। ठीक है, और ये आपकी कौन सी शुगर है? सेकेंड शुगर है। और सेंटर में हमारी क्या है? साइक्लोहेक्सेन रिंग है। समझ गया? ठीक है, आपको समझ में आ गया ना कि मेनली अमीनोग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा? दोनों तरफ से हमारी अमीनो शुगर होगी और बीच में साइक्लोहेक्सेन रिंग होगी। अब इन्हीं में अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ और फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, यहाँ पे कोई और फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, यहाँ पे कोई और हो सकता है, और इसी के अकॉर्डिंग हमारी अलग अलग टाइप की अमीनोग्लाइकोसाइड्स हमें मिलती है। ठीक है, जो आप सिंथेसिस के थ्रू मिलती है डेफिनेटली। ठीक है, तो ये हमारा एक बिल्कुल कॉमन सा स्ट्रक्चरल मैंने इलैबोरेशन आपको किया, जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो अमीनोग्लाइकोसाइड की सबसे प्रोटोटाइप ड्रग है स्ट्रेप्टोमाइसिन, सबसे पहली अमीनोग्लाइकोसाइड, उसकी कंपोजिशन पूछी जाती है। ठीक है, तो अमीनोग्लाइकोसाइड जो सबसे फर्स्ट अमीनोग्लाइकोसाइड है, केवल मैं उसी की बात करूंगी क्योंकि बहुत टाइम ये क्वेश्चन आता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, स्ट्रेप्टोमाइसिन के स्ट्रक्चर में जो हमारी फर्स्ट शुगर होती है वो कौन सी होती है? एन मिथाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, एन मिथाइल ग्लूकोसामीन आपकी पहली शुगर होती है, यानी कि यहाँ पे किसका जो सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या बनेगा? एन मिथाइल ग्लूकोसामीन। सेकेंड शुगर क्या होती है आपकी इस केस में? स्ट्रेप्टोज सेकेंड शुगर हो गई। और सेंटर की जो साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है, इसमें भी कुछ आपके सब्स्टिट्यूशन होते हैं और उसके बाद क्या बनता है? स्ट्रेप्टिडीन का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये तीनों आपसे, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो किसके स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो कंपोजिशन है वो ये है। ये हमारी एक शुगर ये हो गई अमीनो शुगर, दूसरी स्ट्रेप्टोज हो गई, और सेंटर्स की जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है वो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन जो यहाँ पे होती है वो क्या है? स्ट्रेप्टिडीन कहलाती है। ठीक है, तो ये इसलिए ये बताना इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद जो इससे रिलेटेड अमीनोग्लाइकोसाइड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात आती है इसके सोर्स की। देखो, जितने भी हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, एक और बात जो यहाँ पे भी मैंने मेंशन नहीं की, मैक्सिमम मैंने बोला ना, मोस्टली कोई भी अमीनोग्लाइकोसाइड है उसमें 2 शुगर मॉइटी प्रेजेंट होंगी, बोला मैंने। लेकिन एक हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड ऐसा भी है जैसे नियोमाइसिन है। नियोमाइसिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें 3 शुगर मॉइटी होती है जो कि सेंटर साइक्लोहेक्सेन से अटैच होती है। तो इसीलिए क्यों ये चीज क्यों बोला, मोस्टली वर्ड यूज ही इसलिए किया था कि ज्यादातर केसेस में आपको 2 शुगर मिलेंगी, लेकिन हो सकता है किसी किसी केस में वेरिएशन आपको देखने को मिले, लेकिन होंगी अमाइनो शुगर ही, इसीलिए इसका नाम क्या है? अमीनोग्लाइकोसाइड्स है। ठीक हो गया। जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखने की है वो ये है कि जो हमारी जितनी भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स होती हैं, ठीक है,
वो ज्यादातर हमारी नेचुरल ओरिजिन की होती हैं। ठीक है, नेचुरल ओरिजिन मतलब देखो दो चीजें हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आपका सेमी सिंथेटिक, एक होता है सिंथेटिक। ठीक है, नेचुरल वो है जो कि डायरेक्ट आपने कहीं से आपने नेचर से ऑब्टेन किया है, उसमें आपने कोई भी आपने ट्रीटमेंट नहीं किया है। सेमी सिंथेटिक क्या हो जाता है, जब आप थोड़ा सा कुछ आपने अपनी तरफ से वेरिएशन डालने की कोशिश की है। जैसे हम क्या करते हैं, कभी कभी सपोज कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया है जिससे हमें एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक मिलती है, अगर हम उस बैक्टीरिया में कुछ म्यूटेशन कर दें, ठीक है, हम अपनी लैब्स में एक उसका म्यूटेंट तैयार कर दें, यानी कि कुछ हम जीन में हेराफेरी करके नया हम बैक्टीरिया तैयार करें, और उससे अब जब वो एंटीबायोटिक मिलेगी तो उसे हम नेचुरल नहीं बोल सकते 100%। हालांकि मिल तो बैक्टीरिया से ही रही है, लेकिन बैक्टीरिया क्या है, म्यूटेंट है ना। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, सेमी सिंथेटिक, यानी कि ना तो वो सिंथेटिक है ना वो नेचुरल है, वो बीच का है। और लास्ट आता है सिंथेटिक, जब हम टोटली सिंथेटिक वे में, आप केमिस्ट्री लैब में हम किसी कंपोनेंट को बनाते हैं, एंटीबायोटिक को बनाते हैं, तो वो हमारा क्या है, सिंथेटिक एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स में हमारी ज्यादातर जो हमारी अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स आती हैं, ये नेचुरल ओरिजिन की है, एक्सेप्ट फ्यू, कुछ हैं जैसे एमिकासीन है, ये हमारी सिंथेटिक होती है। इसके बाद एक नेटिलमाइसिन आती है, वो भी हमारी सिंथेटिक है, अदरवाइज सारी हमारी क्या है, नेचुरल है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी आपकी अमीनोग्लाइकोसाइड्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, वन बाय वन इन्हें समझ लेते हैं। जैसे देखो, फर्स्ट मैंने बोला था कि आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन के बाद आ जाता है हमारा कैनामाइसिन हो गया। ठीक है, कैनामाइसिन हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, कैनामाइसिन के अलावा हम क्या लिख सकते हैं, इसी के साथ मैं मेंशन कर ले रही हूँ अमीकासिन। अभी आपको पता लग जाएगा कि क्यों मैंने इन दोनों को साथ में लिखा है। देन आ जाएगा जेंटामिसिन, जेंटामिसिन। अभी एक और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे यहीं से। ठीक है, सीसो, 1 मिनट, हाँ, सीसोमिसिन। ठीक है, सीसोमिसिन। नेक्स्ट है नियोमाइसिन। एक काम करती हूँ, इनको इसी के ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, माइसिन वाले जो है, नियोमाइसिन। नेक्स्ट है फ्रेमाइसिटीन। ठीक है, इसके अलावा भी हमारी होती है टोब्रामाइसिन, टोब्रामाइसिन। देखो, ये इतनी आपकी क्या है, एंटीबायोटिक्स है, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स जो प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें कुछ अगर छूट रही होगी तो वो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। इनको लेके आपको एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। ठीक है, बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कि जो हमारी अमीनोग्लाइकोसाइड्स है उसमें आपका ज्यादातर केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो सफिक्स है, सफिक्स मतलब जो पीछे से ऐड हो रहा है, या तो आपको मिलेगा माइसिन लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है, या आपको दिखेगा जैसे इस केस में है सीन लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, और इसके अलावा एक और है आपका, एक है मिसीन, MICIN। तो 3 टाइप के सफिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। देखो, जैसे टोब्रामाइसिन है, ठीक है, चलिए, जैसे टोब्रामाइसिन के पीछे देखो माइसिन है सफिक्स, नियोमाइसिन में भी माइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन में भी माइसिन है, MYCIN। कैनामाइसिन में भी यही है। ठीक है, तो ये जो माइसिन जिसके पीछे आपको दिख रहा है ना, MYCIN, तो ये मान के चलिए कि जिनके पीछे भी माइसिन है, ये किस फैमिली के हैं, ये है आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अभी इसको समझेंगे। देखो, जितने भी हमारे ये अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक हैं, ये इनका सोर्स क्या है, कहां से ये मिलते हैं। मैंने बोला नेचुरल है, तो नेचर में कहां से आते हैं, हमारी एक बैक्टीरिया की फैमिली होती है, बहुत लार्ज फैमिली है, एक्टिनोमाइसिटीज। इस फैमिली से हमें ये मिलते हैं। ठीक है, ये स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, बहुत अबंडेंट अमाउंट में है, ये बेसिकली सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जनरली एक्टिनोमाइसिटीज कहाँ होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं बैक्टीरिया से हमें क्या मिलती है, ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स मिलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक्टिनोमाइसिटीज के अंदर भी बहुत सारी फैमिलीज आती हैं, ये एक आप बोलो ये एक हेड है, इसके अंदर और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं।
ठीक है, तो याद रखेंगे। अब ये तो हमें समझ में आ गया एक्टिनोमाइसिटीज से मिलते हैं, तो ध्यान में रखना है कि अमीनोग्लाइकोसाइड जिनके पीछे माइसिन लगा हुआ है, MYCIN, वो कहां से मिल रहे हैं, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो स्ट्रेप्टोमाइसिस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं स्ट्रेप्टोमाइसिन की, मैं सारे नहीं बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, वो आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज नहीं है जो समझाई जाए, है ना, तो समझ लो बस इतना ही। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन किस आप बोल सकते हो किस जीनस से या किस फैमिली से आ रहा है, ऑब्वियसली माइसिन है तो स्ट्रेप्टोमाइसिस होगा, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस हो गया। फिर इसके बाद आ जाएगा ग्रेसियस, ठीक है, ये हमारा एक्टिनोमाइसिटीज के अंदर, स्ट्रेप्टोमाइसिन के अंदर आपका ये बैक्टीरिया है, आपका ये वो जीनस है जिससे हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन मिल रहा है, समझ रहे हो। सेम विद कैनामाइसिन, ठीक है, और कैनामाइसिन भी किससे मिलेगा आपका, सेम इसी से मिलेगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस कैनामाइसिटी, कैनामाइसिटिअस, ठीक है, ये हमारा क्या है, सी यहां पे आएगा, CUS, सिटिकस, ठीक है। तो इसका मतलब जिसके पीछे भी माइसिन आ रहा है वो किस फैमिली से मिल रहे हैं हमें, एक्टिनोमाइसिटीज के अंदर जो स्ट्रेप्टोमाइसिस फैमिली है उसके बैक्टीरिया से मिलेगा। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से मिला, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस कैनामाइसिटिस से मिला, ऐसे ही हमारा नियोमाइसिन, टोब्रामाइसिन वगैरह भी ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, जिनके भी पीछे आपको CIN देखने को मिल रहा है, ये सिन, खाली सिन दिख रहा है, तो ये समझ लीजिए ये क्या है, हमारे सिंथेटिक हैं। कैसे है, सिंथेटिक हैं, यानी कि या फिर इन्हें आप बोल सकते हो सेमी सिंथेटिक। अभी मैं बताती हूँ क्यों है ये सेमी सिंथेटिक, ठीक है, सिंथेटिक ना होके सेमी सिंथेटिक क्यों है। जैसे यहाँ पे देखो एमिकासीन है, ठीक है, एमिकासीन में क्या है, CIN लगा हुआ है पीछे, ठीक है, एमिकासीन, इसमें तो मिसीन है, मिसीन है, देखो मिसीन और मिसीन, MICIN है, इन्हें बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और इसमें आता है हमारा, वो भी देखेंगे। तो जो एमिका सीन है इसके पीछे क्या लगा है, सीन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ये क्या है, सेमी सिंथेटिक है। तो सेमी सिंथेटिक क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये कैनामाइसिन से ही एमिकासीन ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो कैनामाइसिन के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत आप मॉडिफिकेशन कर दीजिए, आपको मिल जाएगा एमिकासीन। तो एक्चुअल में ये नेचुरल ना होके क्या है, सेमी सिंथेटिक है, क्योंकि ये नेचुरल कैनामाइसिन से ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री लैब में इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स को मिला के बनाया गया है, इसमें जर्नली हमारा नेचुरल ओरिजिन का कैनामाइसिन है और उसी के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हमें कौन मिला है, एमिकासीन मिला है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे जिसके पीछे आपका CIN है तो वो समझ जाइए कि वो सेमी सिंथेटिक है, ठीक है, सेमी सिंथेटिक दिमाग में रखेंगे। और इसके बाद आता है आपका कौन रह गया, मिसीन, ये है ना मिसीन। तो जिसके पीछे कि जिस भी अमीनोग्लाइकोसाइड के पीछे आपको मिसीन दिखेगा तो समझ लीजिए ये किस फैमिली की बात हो रही है, माइक्रोमोनोस्पोरा, माइक्रोमोनोस्पोरा, एक्टिनोमाइसिटीज की एक फैमिली और है जो कि है माइक्रोमोनोस्पोरा, और उससे आपका वो एंटीबायोटिक मिलेंगे। लाइक अगर मैं बात करती हूँ किसकी, जेंटामिसिन, सीसोमिसिन, ठीक है, इनकी बात करती हूँ, तो सीधे सीधे यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि ये दोनों के दोनों हमारे कैसे मिलेंगे हमें, जेंटामिसिन हो चाहे सीसोमिसिन हो, एक और आता है इसमें नेटिलमिसिन, नेटिलमिसिन, ठीक है। ये हमारे किससे मिलते हैं, हमारे माइक्रोमोनोस्पोरा से मिलते हैं, ठीक है। मैं केवल एक का दे रही हूँ, माइक्रो, इसको हटा देते हैं फिर कंफ्यूज हो जाओगे, जेंटामिसिन का दे रही हूँ, माइक्रोमोनोस्पोरा, मोनोस्पोरा परप्यूरिया, ठीक है, ये हमारी जीनस है, स्पीसीज है कह सकते हो आप, जिससे हमें क्या मिल रहा है, जेंटामिसिन मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप केवल सफिक्स को ध्यान में रखते हुए पता लगा सकते हो कि कौन सा, बेसिकली कौन सा अमीनोग्लाइकोसाइड कौन सी स्पीसीज से आपको मिल रहा है, ठीक है। एटलीस्ट ये आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको इतना ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो और हाँ, बहुत टाइम आपको ये एमिकासीन को आप
सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक दोनों की कैटेगरी में आप रख सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, और जहां भी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हो रहे हैं तो हम उसे सिंथेटिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ कैनामाइसिन। ठीक है, सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ कैनामाइसिन। तो इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और ये जो होता है ना हमारा, सेम इसी तरीके से एक और पॉइंट यहाँ पे है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ, है ना, यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए वो। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये नेटिलमिसिन, ये सीसोमिसिन का ही आपका डेरिवेटिव है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि नेटिलमिसिन क्या है? सिंथेटिक डेरिवेटिव, जैसे एमिकासिन था ना, वैसे ये भी है। देखो, सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ सीसोमिसिन। और ये एक एक्सेप्शन भी क्रिएट कर रहा है। देखो, इसमें भी लास्ट में नेटिलमिसिन में MICIN आ रहा है। ठीक है, तो इसे आप कह सकते हो माइक्रोमोनोस्पोरा स्पीसीज का है, लेकिन ये साथ ही साथ आपका कैसा है? सिंथेटिक डेरिवेटिव भी है। ठीक है, सीसोमिसिन का। तो दो ही सिंथेटिक डेरिवेटिव हमारे पास ओवरऑल है, एक तो एमिकासिन हो गया, एक नेटिलमिसिन। तो दोनों का आपको ध्यान रखना है कि एमिकासिन किसका है? कैनामाइसिन का है, और नेटिलमिसिन किसका है? सीसोमाइसिन का है। ठीक है, तो ये है आपका क्या, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन अबाउट अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, थोड़ा क्लासिफिकेशन में आप इसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात आती है, वो बात आती है कि इसके स्पेक्ट्रम की। ठीक है, कि किस टाइप का स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या नैरो स्पेक्ट्रम है। पहले भी मैंने आपको बताया है, कोई भी एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कब होता है? जब वो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एरोब, एनारोब, हर टाइप के बैक्टीरिया को क्या करता है? के साथ डील करने की पावर रखता है, चाहे उन्हें मारे चाहे उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करे, दोनों ही काम कर सकता है। तो उसे हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और नैरो स्पेक्ट्रम कब होता है? जब उसका स्पेक्ट्रम नैरो हो गया, यानी कि वो या तो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट ज्यादा काम कर रहा होगा या फिर ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट कर रहा होगा, मतलब लिमिटेड जब आपकी उसकी एक्टिविटी हो जाती है तो उसे हम नैरो स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो सेम हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं ये नैरो स्पेक्ट्रम है, एक्टिविटी शो करते हैं। तो यानी कि इनका स्पेक्ट्रम ध्यान रखेंगे कैसा है। अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम इनका क्या है? नैरो है। ये केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है हमारे, और वो भी स्पेशली जो एरोबिक हैं। एरोबिक मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या होते हैं? आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं, उन्हें एरोबिक बोलते हैं, यानी कि जिनके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड हैं वो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट काम करते हैं, और प्लस कौन से ग्राम नेगेटिव? जो कि एरोबिक हैं, यानी कि जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बिना ऑक्सीजन के जिनका काम नहीं चलता। ठीक हो गया, तो ये पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे। तो स्पेक्ट्रम समझ में आता है, नैरो स्पेक्ट्रम है। ठीक है, केवल ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट काम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि आपने स्पेक्ट्रम समझ लिया, अब बात करते हैं कि इसकी एक्टिविटी जनरली ये कैसे है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है या बैक्टीरिसाइडल है। दोनों का डिफरेंस समझाया था मैंने। बैक्टीरिसाइडल मतलब ऐसे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को बिल्कुल किल कर देते हैं, और बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो ऐसे एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। दोनों में अंतर है ना, एक तो बिल्कुल खत्म कर दे रहे हैं और दूसरे केवल उनकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन को रोक रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ये अमीनोग्लाइकोसाइड है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स कैसे हैं? हमारे बैक्टीरिसाइडल हैं, बैक्टीरिसाइडल है, यानी कि ये बैक्टीरिया को, अगर ये अमीनोग्लाइकोसाइड बैक्टीरिया के पास पहुंचे, सेंसिटिव बैक्टीरिया जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है एरोबिक, इनके पास पहुंचे, इनके अंदर इनकी एंट्री हो गई, तो ये उसे खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं कि ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, ये सीधे उसे किल करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा देखो, अमीनोग्लाइकोसाइड से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सोर्स आपको पता चल गया, स्पेक्ट्रम आपको पता चल गया, एक्टिविटी आपको पता चल गई कि बैक्टीरिसाइडल है। ठीक है, अब हम देखते हैं
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अच्छा, जो आपके ना एक और यहाँ पे बात है, जो आपके अभी आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, किस में आता है, ये हमारा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आता है, तो उनमें भी आप बोलोगे मैम लास्ट में माइसिन है, तो वो क्या स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज के होंगे? नहीं, वहां पे आता है थ्रोमाइसिन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि उसके पीछे का सफिक्स क्या होता है हर किसी में, चाहे वो इरिथ्रोमाइसिन हो, रोक्सिथ्रोमाइसिन हो, एजिथ्रोमाइसिन हो, क्लैरिथ्रोमाइसिन हो, सबके पीछे थ्रोमाइसिन आता है, खाली माइसिन नहीं है, थ्रोमाइसिन वहां का सफिक्स है। और उनका जो स्पीसीज है जिनसे वो मिलते हैं वो अलग है, वो मैं वहीं पे बताऊंगी आपको, यहाँ नहीं बता रही, लेकिन ये कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये हमारा, अब देखते हैं और क्या क्या चीज रिलेटेड इनसे इंपॉर्टेंट है जो हमें डिस्कस करनी चाहिए। तो जो हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड है, सबसे ज्यादा ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा आपके ज्यादातर सल्फेट सॉल्ट के फॉर्म में स्टेबल रहते हैं, इसीलिए इन्हें सल्फेट सॉल्ट के फॉर्म में ही बनाया जाता है। जो अमीनोग्लाइकोसाइड यूज किए जाते हैं ना, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है तो वो सल्फेट के फॉर्म में, जेंटामाइसिन सल्फेट, मतलब सॉल्ट फॉर्म में रखी जाएगी, और सॉल्ट भी कौन से, सल्फेट सॉल्ट, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि ये ना एसिड लेबाइल होते हैं, आप कह सकते हो कि ये एल्कलाइन पीएच में ज्यादा एक्टिव होते हैं, एल्कलाइन पीएच में ये ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसीलिए ज्यादातर जो हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं इनको ओरली नहीं लेते। क्यों ओरली लोगे तो क्या होगा, आपके स्टमक में जाएगा, स्टमक में आपका एसिड है तो वहां पे जाके इसका इनएक्टिवेशन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो एल्कलाइन पीएच में हमारे एक्टिव रहते हैं ज्यादा, है ना। तो इसीलिए ज्यादातर जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं या तो इंजेक्शन के फॉर्म में दिए जाते हैं या फिर आप उन्हें टॉपिकली यूज कर सकते हो। ठीक है, आप स्किन में सप्लाई ऑइंटमेंट की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, और भी सब बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं साथ के साथ आपको बताती रहूंगी, तो ध्यान में रखिएगा कि अल्कलाइन पीएच पे क्या रहते हैं, हमारे एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा जो इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, तो ओरल एब्जॉर्प्शन समझ लीजिए कि जो ओरली एब्जॉर्प्शन बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि स्टमक में जाते ही वहां एसिडिक पीएच मिलेगा और वहां पे वो आयनाइज हो जाएगा, और आयनाइज, जब भी कोई भी ड्रग आयनाइज हो जाती है तो फिर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, हमेशा एब्जॉर्प्शन किसका होता है, अनआयनाइज ड्रग का। अगर कोई भी ड्रग आयंस में टूट जाए, उसमें चार्जेस आ जाए तो फिर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो अमीनोग्लाइकोसाइड आप लोगे तो एसिड के कांटेक्ट में आते ही स्टमक में आयनाइज हो जाएगी, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या करते हैं, ये ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, तो इसीलिए अमीनोग्लाइकोसाइड्स को हम ज्यादातर ये कह सकते हो कि जो आपके ब्रेन से रिलेटेड अगर कोई इंफेक्शन है तो ज्यादातर केसेस में वहां पे यूज हम नहीं करेंगे, ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। साथ ही एक और पॉइंट यहीं पे उसे मेंशन कर लेते हैं कि जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, देखो बेटे, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। सबसे पहली बात, इनके साथ टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे इनकी टॉक्सिसिटी प्रोफाइल की वजह से ही ये बहुत सी चीजों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, बहुत से केसेस में हम इन्हें नहीं दे सकते हैं, और जब इन्हें अब यूज भी किया जाता है एट प्रेजेंट तो ज्यादातर कोशिश की जाती है कि इनको दूसरी एंटीबायोटिक के साथ कॉम्बिनेशन में दे सके, ताकि आपका इफेक्ट में सिनर्जी आए, और इंडिविजुअल अगर दोगे तो डोज ज्यादा होगी, चांसेस ऑफ एडीआर ज्यादा रहेंगे, तो इसीलिए इन्हें ज्यादातर आपको कॉम्बिनेशन में प्रेफर किया जाता है। इंडिविजुअल देना मतलब आप एडीआर को बुला रहे हो। ठीक है, एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकते हैं, तो अभी इसमें देख लेते हैं हम। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हमारे एडीआर हैं वो अभी हम इन्हें यहाँ पे कवर कर ले रहे हैं। एडीआर क्या क्या है, देखो मेन मैं बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी ना, वो है वेस्टिबुलो कॉशलियर टॉक्सिसिटी। वेस्टिबुलो कॉशलियर टॉक्सिसिटी मतलब क्या होता है, आपको पता है कि हमारे, अगर हम हियरिंग का पूरा आपने प्रिंसिपल देखा होगा कि ठीक है, हम कैसे कोई चीज हमें सुनाई दे रही है, या कान आपके क्या करते हैं, हमारे एयर हमारा क्या करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि एयर के दो काम है, एक तो है सुनना, कोई बोल रहा है तो उसे सुनना, और दूसरा काम होता है बैलेंस को मेंटेन करना। अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ, एक बैलेंस प्रॉपर मेंटेन है, तो वो उसमें मेरे एयर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि दो नर्व्स होती हैं जो आपकी ब्रेन को जाती हैं एयर से, एक होती है हमारी वेस्टिबुलर नर्व, एक होती है कॉशलियर नर्व।
वो एयर की एनाटॉमी फिजियोलॉजी में मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है। तो वेस्टिबुलर जो होता है हमारा, यानी कि वो किसके लिए होता है, हमारे पॉस्चर या बैलेंस के लिए होता है बेसिकली। और जो कॉस्टलियर होती है ना, वो किसके लिए होती है, हमारी हेयरिंग पर्पस के लिए होती है कि हमें सुनाई दे रहा है या नहीं। तो ये जो अमीनोग्लाइकोसाइड है ना, ये दोनों को अफेक्ट करते हैं। आपको आपके बैलेंस को तो बिगाड़ेंगे ही बिगाड़ेंगे, यानी कि वेस्टिबुलर टॉक्सिटी में क्या होगा, कौन सी सिचुएशन आएगी, इंसान को वर्टिगो की फीलिंग आएगी, डिजीनेस। डिजीनेस वर्टिगो क्या होता है, चक्कर आने लगना, ठीक है। बैलेंस नहीं मेंटेन होगा तो चक्कर ही आएंगे, डिजीनेस सी फील होगी। और कॉस्टलियर में क्या होता है, आपको हियरिंग लॉस, ठीक है। इसकी अगर टॉक्सिटी हो जाए तो क्या होगा, आपका हियरिंग लॉस हो जाएगा, सुनना ही बंद हो जाएगा। तो पहली टॉक्सिटी तो यह है वेस्टिबुलो कॉस्टलियर टॉक्सिटी। तो हमेशा ध्यान रखो, कॉन्ट्राइंडिकेशन भी साथ साथ कवर करके चलते हैं। आप देखो, अगर किसी इंसान को वेस्टिबुलो कॉस्टलियर टॉक्सिटी, आपको पता है कि अमीनोग्लाइकोसाइड इस टाइप की टॉक्सिटी करते हैं, तो कभी भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स को ऐसी किसी दूसरी ड्रग के साथ नहीं दोगे जो खुद में भी आपकी ये टॉक्सिटी कॉज करती हो, ठीक है। बहुत सी हमारी दूसरी ड्रग भी है ना जो ये आपकी ऑटोटॉक्सिटी करती हैं, ठीक है। इस टाइप की टॉक्सिटी देखने को आपको मिलती है बहुत सी ड्रग के साथ। तो उन ड्रग्स को इनके साथ कभी भी आप कॉम्बिनेशन में नहीं दोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी ड्रग है फ्यूरोसिमाइड, डायूरेटिक्स में पड़ी है ना फ्यूरोसिमाइड, ठीक है। इसी की दूसरी है ब्यूमिटेनाइड। ये दोनों ही ड्रग हमारी कैसी हैं, ऑटोटॉक्सिक हैं। ऑटोटॉक्सिक मतलब ये क्या करती हैं आपकी, ये सीधे सीधे क्या करती हैं, हमारी ऑडिटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ऑटोटॉक्सिक भी वही है कि आपको हेयरिंग प्रॉब्लम होगी। तो कभी भी हम ऐसी ड्रग जो खुद में ऑटोटॉक्सिक है उन्हें अमीनोग्लाइकोसाइड्स के साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये भी हमारा वही काम करती है, ऑटोटॉक्सिटी कॉज करती है, ठीक है। तो सबसे पहली टॉक्सिटी ये हो गई और इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन भी साथ में कवर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, जो मेन टॉक्सिटी इसमें हो रही है वो क्या है, नेफ्रोटॉक्सिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिटी मतलब क्या है कि नेफ्रॉन्स में सीधे आपकी दिक्कत आ रही है। नेफ्रोटॉक्सिटी का मतलब समझते हो ना, नेफ्रॉन्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें आप क्या समझिए, इसमें अगर मान लीजिए आपको पता है कि इसकी वजह से हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं, और नेफ्रॉन्स में भी आपका जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है आपकी, ठीक है, नेफ्रॉन की, वो आपकी अफेक्ट हो रही है, वहां की सेल्स आपकी डैमेज हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, आपको पता है कि जो लोगों की एज ज्यादा है, एल्डरली जो पीपल है या फिर इन्फेंट है, उनका वैसे ही आपका किडनी आपका काम नहीं कर रहा होता है ज्यादा, एल्डरली का भी किडनी ऐसा ही है। और जो बच्चे हैं उनका किडनी डेवलप नहीं हुआ होता है, नेफ्रॉन्स इतने फुल्ली डेवलप नहीं हुए होते हैं। तो दोनों ही केस में आप कभी भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स नहीं देंगे, क्योंकि उनका पहले से ही आपके नेफ्रॉन्स एक केस में आपके खत्म होते जा रहे हैं और एक केस में आपका क्या हो रहा है, वो अभी डेवलप ही नहीं हुए हैं। तो आप कभी भी ऐसे केस में हम नहीं देंगे। और साथ ही साथ कुछ ऐसी दूसरी ड्रग अगर वो खुद में नेफ्रोटॉक्सिक है तो उनके साथ भी आप इन्हें नहीं दोगे, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, नेफ्रोटॉक्सिटी की वजह से जो इनका कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कहाँ इसे आप नहीं दोगे, एक तो आप नेफ्रोटॉक्सिटी की वजह से इसे एल्डरली पेशेंट्स में नहीं दोगे जिनकी एज ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि उनकी किडनी पहले से ही आपकी इतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही होती है। दूसरा आप बोल सकते हो जो हमारे नियोनेट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी हम नहीं देंगे, उनका भी किडनी डेवलप नहीं होता है। साथ ही में दूसरी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, कौन कौन सी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है भाई जो ये करती हैं, तो वैनकोमाइसिन, आपकी अभी हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, वैनकोमाइसिन भी हमारा एक टाइप ऑफ एंटीबायोटिक है, ठीक है। साथ में एम्फोटेरिसिन, ये दोनों ये आपकी ड्रग, ये तो मैंने केवल 2 मेंशन कर रही हूँ मैं, अदरवाइज बहुत सारी ड्रग्स हैं जो खुद में नेफ्रोटॉक्सिक है। तो ध्यान रखना है, इस ड्रग को कभी भी आप ऐसी दूसरी ड्रग के साथ नहीं दोगे जो खुद में नेफ्रोटॉक्सिक है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेफ्रोटॉक्सिटी, ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो थर्ड आता है एडीआर, इससे रिलेटेड, वो क्या है, थर्ड एडीआर है हमारा, एक तो टेरेटोजेनेसिटी है, उसे तो मैं बाद में कवर करूंगी, ये इसको पहले देख लेते हैं, न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकेज। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, तो ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं ये क्या करते हैं, हमारे
जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, न्यूरॉन्स, हमारे न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में मैंने डिटेल में आपको बताया है किस तरीके से हमारे ब्रेन से सिग्नल आता है। एसिटाइल कोलिन हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से हमारी मसल जब एंड प्लेट पे वो न्यूरोट्रांसमीटर आता है और अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है, तब जाके हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। यही पढ़ा है ना मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कितना जरूरी है। लेकिन और मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसी वजह से हमारी जो बॉडी है मोबाइल है ना, हम मूव कर पा रहे हैं। अब क्या होगा, ये जो हमारी अमीनोग्लाइकोसाइड है ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज कर देती है, यानी कि न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच का जो ये कनेक्शन है इसे तोड़ देगी। तो इससे क्या होगा, बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। अब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं पाएंगे, और मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे तो इसका मतलब बॉडी हो गई पैरालाइज, है ना, कुछ आपका मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, पहली बात तो ये समझ में आ गई न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज कैसे हो रही है। नेक्स्ट थिंग, आप कभी भी इसे कहां पे नहीं देना चाहिए आपने बताओ। अगर किसी पेशेंट को माइस्थीनिया ग्रेविस है, माइस्थीनिया ग्रेविस समझते हो, ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें भी, जिस केस में न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज ही होती है ना। माइस्थीनिया ग्रेविस में भी तो यही होता है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज हो जाती है जिसकी वजह से बॉडी पैरालाइज हो जाती है। तो सपोज किसी इंसान को पहले माइस्थीनिया ग्रेविस है, तो क्या आप उसे ये दवाई दोगे अमीनोग्लाइकोसाइड किसी इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए? नहीं दोगे ना। ध्यान में रखेंगे क्योंकि दोनों ही ब्लॉकेज कॉज करती हैं, तो इसीलिए इट शुड नॉट बी गिवन इन माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट, यानी कि आप लिख सकते हो पेशेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टेरेटोजेनेसिटी। टेरेटोजेनेसिटी, वही बात कि अगर कोई प्रेग्नेंट विमेन है तो उसमें भी उसको भी कभी भी आप अमीनोग्लाइकोसाइड्स नहीं दोगे, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन में जो रिसर्च हुई है उसमें ये मिला है कि जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स होता है ये फीटस में भी, जो अगर किसी मदर ने सपोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से कंज्यूम किया, तो जो फीटस में भी आपके जो हियरिंग प्रॉब्लम आ जाती है, बायलैटरल, दोनों ही साइड से, उसे दोनों ही कानों से सुनाई नहीं देता है, ठीक है। तो ये आपको, इसको बोलते हैं बायलैटरल ऑटोटॉक्सिसिटी, ठीक है, दोनों ही कानों पे फर्क पड़ रहा है। तो ये हमारा क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे एडीआर भी कवर हो गए, प्लस उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी कवर हो गए कि कहाँ कहाँ आपको नहीं देना है और क्यों नहीं देना है, ठीक है। और देखो जो कॉमन एडीआर्स होते हैं वो तो होते ही होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, रैशेस हो रहे हैं, आर्टिकेरिया हो रहा है, इचिंग हो रही है, ये कुछ तो हमारे एरियाज आपके रहेंगे, उन्हें याद करना इतना वो नहीं है, लेकिन ये मेन है, ये आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा इन्हें, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे, और आप ये भी सोच सकते हैं कि मैम ने अभी तक मैकेनिज्म तो बताया नहीं, जहां से मैकेनिज्म देखो बेटे, मैंने जब आपको टेट्रासाइक्लिन पढ़ाया था तब मैंने आपको पूरा प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस बताया था, है ना, कि प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होती है। कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन कैसे बन रही है, ठीक है, बताया था। नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप देख लेंगे, सो दैट आपको, अगर ज्यादा आपको डिटेल में जाना है, ठीक है। अभी फिलहाल हम क्योंकि बात कर रहे हैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स की, तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स का भी सेम वही मैकेनिज्म है जो आपका किसका है, टेट्रासाइक्लिन का है और क्लोराम्फेनिकोल का है, ठीक है। वो मैं भी बताऊंगी कैसे होता है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाएंगे जितना हमने उस वीडियो में प्रोटीन सिंथेसिस को समझा था, ठीक है, बताऊंगी जरूर यहाँ पे भी। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में अब हम बात कर लेते हैं कि भाई कैसे काम करता है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया सारा कुछ, अब बात करते हैं, चलिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की ही बात कर लेते हैं। तो सबसे कॉमन सी बात तो ये है कि लाइक टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल, ये भी क्या करता है, इट इनहिबिट्स द प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, ठीक है। और कौन से बैक्टीरिया में भाई, स्पेसिफिकली ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए अब देखो, जो अमीनोग्लाइकोसाइड का जो पूरा मैकेनिज्म है, या आप बोल सकते हो जो पूरा लास्ट ये इनहिबिशन कर रहा है ना, ये हम 2 स्टेप्स में पढ़ेंगे, ठीक है। वो 2 स्टेप क्या होंगे, पहले सपोज आपने अमीनोग्लाइकोसाइड लिया, ठीक है, आपने इंजेक्शन फॉर्म में लिया, चाहे आईएम आईवी कैसे भी लिया, जो वो अमीनोग्लाइकोसाइड है बैक्टीरिया के पास जाएगा, सबसे पहले तो उसे बैक्टीरिया के अंदर एंट्री लेनी पड़ेगी ना,
तभी तो जाके वो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि एंट्री कैसे हो रही है अमीनोग्लाइकोसाइड इनसाइड दी बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर कैसे जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर किसी में हम नहीं पढ़ते लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अभी देखेंगे हम। और दूसरा हम ये देखेंगे कि एक बार सेल के अंदर बैक्टीरिया के अंदर एंट्री हो गई तो उसके बाद ये कैसे हमारे राइबोसोम के साथ इंटरफेयर कर रहा है और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, तो 2 स्टेप में ये होगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, एंट्री ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड, एजी लिखा है अमीनोग्लाइकोसाइड के लिए, एजी इनटू बैक्टीरियल सेल। चलिए देखते हैं पहले एंट्री कैसे हो रही है भाई, आगे की बात फिर बात करेंगे। ये बैक्टीरिया है, ठीक है, पहले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए। देखो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मैंने आपको बताया है क्या होता है। देखो सबसे पहले सबसे बाहर से इस तरीके से, मैं अब इससे ना बहुत ब्रॉड में बनाती हूँ, ये है लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन आती है। जो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इसमें सबसे बाहर आती है आउटर मेम्ब्रेन होती है इनके बाहर से, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये किसकी बनी होती है, हमारी लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक है, इसमें और भी चीजें होती हैं, क्या होती हैं, इसी आउटर मेम्ब्रेन में हमारे क्या होते हैं, चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इस तरीके से हमारे चैनल्स पोर्स होते हैं, पोर्स, ठीक है, छेद। ये जो चैनल्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, पोरीन चैनल, पोरीन। ठीक है, ये चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, इस जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर फिर हमारी क्या होती है, इस तरीके से हमारी पेप्टिडोग्लाइकेन की थिन लेयर प्रेजेंट होती है। ये हमारी पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है, ठीक है, इसको मैं इस साइड मेंशन कर रही हूँ। ये जो लेयर है ये क्या है आपकी, पेप्टिडोग्लाइकेन, जिससे सेल वॉल बनती है ना। पेप्टिडोग्लाइकेन है क्या, पेप्टिडोग्लाइकेन भाई पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, पॉलीसेकेराइड ही है। बहुत सारी शुगर मॉइटी नेम और नेग मिलके इसे बनाती हैं, ये भी मैंने पूरा सेल वॉल सिंथेसिस में बताया है पेनिसिलिन के लेक्चर में। ठीक है, तो ये हमारी पेप्टिडोग्लाइकेन की थिन लेयर होती है। और थिन लेयर ऐसी होती है बेटे, ये ना ये बोल सकते हो कि इनमें भी आपके छोटा छोटा सा स्पेस होता है, यानी कि अगर उस स्पेस से छोटा कोई अगर पार्टिकल है तो वो आसानी से उसे क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है हमारा, जो हमारा पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर आई, उसके बाद हमारा क्या होता है, खाली स्पेस होता है, इस तरीके से इसे ले लेते हैं, चलो यही ले लेते हैं। ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या होता है हमारा पेरिप्लाज्म, ठीक है, पेरिप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लूइड रहेगा, ये स्पेस है जनरली। और फिर स्पेस के बाद आपकी कौन सी आती है, ये ब्लू कलर से जो शो कर रखी है, ये हमारी क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। बस ये आपको ग्राम नेगेटिव के बारे में पता होना चाहिए इतनी बार, कि ग्राम नेगेटिव के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आती है, सबसे बाहर होगी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन का आपका एक थिन लेयर होगी, उसके बाद आपका स्पेस होगा जिसे पेरिप्लाज्म बोलते हैं, और फिर उसके बाद हमारी इनर मेम्ब्रेन आएगी, और इनर मेम्ब्रेन के बाद अंदर आपका साइटोप्लाज्म है, यानी कि ये बैक्टीरिया यहाँ पे है, बैक्टीरिया के अंदर एंट्री हो चुकी। एक बार अगर इनर मेम्ब्रेन क्रॉस हो जाएगी तो यानी कि आपका जो ड्रग है वो बैक्टीरिया के अंदर पहुंच चुका है। अब वो राइबोसोम के साथ आपका जो भी उसे करना है, इंटरफेयर करना है, इनहिबिट करना है, वो सब कर सकता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं ये क्यों इतना बता रही हूँ, वो इसलिए बता रही हूँ कि अब मान लीजिए आपने अमीनोग्लाइकोसाइड लिया, ठीक है, ये है हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड, ग्रीन कलर से जो शो किया है। तो सबसे पहले ये अमीनोग्लाइकोसाइड जो है ये क्या करेगा, ये इस तरीके से जाएगा और सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आएगा, आउटर मेम्ब्रेन के। तो आउटर मेम्ब्रेन में भी मैंने बताया ना ये पोरीन चैनल है, तो ये पोरीन चैनल इसे जाने देंगे अंदर, पहुंच गया ये अंदर, कहां पहुंच गया, आउटर मेम्ब्रेन और जो हमारा पेप्टाइडोग्लाइकेन के बीच का स्पेस है वहां पहुंच गया। अब अमीनोग्लाइकोसाइड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बहुत ज्यादा लिपोफिलिक होते हैं, ठीक है, लिपोफिलिक मतलब
लिपिड लविंग होते हैं, ठीक है, आसानी से आपकी लिपोइडल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। साथ ही इनका पार्टिकल साइज भी बहुत छोटा होता है और इसी वजह से ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो ये लेयर है, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बहुत थिन लेयर है जिसमें छोटे छोटे स्पेस प्रेजेंट होते हैं, उसे आसानी से क्रॉस कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पहुंच गया। अब इसके बाद ये पेरिप्लाज्म में पहुंच गया। अब इसके बाद इसको इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ब्लू कलर की, इसे क्रॉस करने के लिए यहाँ पे हमारे स्पेशल टाइप के हमारे ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये ट्रांसपोर्टर यहाँ पे प्रेजेंट है। ये ट्रांसपोर्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे कैरियर है ना, कैरियर का काम समझते हो ना, कैरियर का काम क्या है, इसे यहां से उठाना और दूसरी जगह छोड़ देना। जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, हम किसी भी, अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं, बसेस से जा रहे हैं, तो क्या उनका काम क्या होता है, हमें एक जगह से उठाया दूसरी जगह पे छोड़ दिया, है ना, वही तो होता है। तो सेम ये भी कैरियर यही करते हैं, यहाँ से इस ड्रग को उठाएंगे इस साइड से और दूसरी साइड से इसे छोड़ देंगे। लाइक अगर मैं इसे ओपन करके यहाँ पे दिखाऊं तो इस तरीके का कुछ इनका स्ट्रक्चर रहेगा। यहां से इन्हें लिया, ठीक है, और इस तरीके से यहां से इन्हें छोड़ दिया बाहर, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे क्या करते हैं, कैरियर काम करते हैं। तो सिंपल है, कुछ इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सोचने वाली बात है वो ये है कि जो ये कैरियर होता है ना, जो ये ट्रांसपोर्टर है, कैरियर ट्रांसपोर्टर है, ये कैसा होता है हमारा, ये एनर्जी डिपेंडेंट होता है। इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी डिपेंडेंट। और ये किस पे डिपेंडेंट होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सबको पता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है वो क्या होती है, हमारे अंदर, हमारी बॉडी में भी जो ईटीएस चलती है हमारी चेन, वो कहाँ चलती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। वहां पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है और एटीपी बनती है, और वही एटीपी हमें एनर्जी के लिए चाहिए होती है। यही तो होता है ना हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वैसे ही बैक्टीरिया में भी ये हमारा सिस्टम चलता है, और ये स्पेशली किन बैक्टीरियाज में होगा, केवल एरोबिक में। क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और यही कारण है कि हमने क्यों बोला कि अमीनोग्लाइकोसाइड खाली ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेंगे, क्योंकि ये जो कैरियर ट्रांसपोर्ट है ये केवल आपका एरोबिक बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एनर्जी डिपेंडेंट होता है। एनर्जी कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो आई होप यहाँ से आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि एरोबिक के अगेंस्ट ही क्यों एक्टिव है, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव तो आपने देख लिया कि कैसे क्रॉस हो रहा है। तो अब जो फाइनली हुआ वो क्या हुआ कि ये फटाफट से इस कैरियर सिस्टम के थ्रू पहुंच गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। सारी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया, अभी अंदर पहुंच चुका है। अब ये अंदर पहुंच के क्या करेगा, इस चीज को समझेंगे। तो लाइक एनी अदर सेल, जो हमारी बैक्टीरियल सेल्स भी होती हैं, उनके अंदर भी हमारे अलग अलग कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम भी उन्हीं में से एक है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड सेल के अंदर पहुंचा है ये क्या करेगा, ठीक है, ये राइबोसोम के साथ क्या करेगा, ठीक है। चलिए इसको हटाती हूं मैं, और हम अब सेकेंड स्टेप को समझेंगे। इतना तो हमें समझ में आ गया कि इसकी एंट्री कैसे हुई अमीनोग्लाइकोसाइड की, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, वही सेकेंड स्टेप को समझ लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट। सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या होगा आपका, वही बात कि ध्यान में रखिएगा कि अब हमारा बैक्टीरिया सेल के अंदर आ चुका है, बैक्टीरिया के अंदर सॉरी अमीनोग्लाइकोसाइड बैक्टीरियल सेल के अंदर आ चुका है। अब उसका टारगेट कौन है, राइबोसोम है। राइबोसोम में मैं पहले भी मैं बोल रही हूँ, डिटेल में हमने पढ़ा है, अदरवाइज आपको मैं उसका लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप टेट्रासाइक्लिन में पूरा मैकेनिज्म समझ लीजिए, ठीक है, कैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। और शॉर्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो हमें पता है कि एग्जैक्टली होता क्या है। हमें पता है राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती हैं 30S। किसी भी बैक्टीरिया की जो राइबोसोम होता है उसमें 2 सब यूनिट होती हैं 30S एंड 50S। जनरली होता क्या है, जो हमारी 30S सब यूनिट है उसके ऊपर हमारा कौन आके बैठता है, mRNA आके बैठता है,
ये हमारा mRNA है जो कि कहां से आया था, DNA ने बनाया था, DNA से mRNA बना था ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू। और mRNA में क्या होते हैं, अलग अलग कोडॉन प्रेजेंट होते हैं, सबको पता है कोडॉन क्या होते हैं, ठीक है, डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है। कोडॉन बेसिकली क्या होते हैं, प्यूरिन पायरिमिडीन बेस पेयर का एक आपका सीक्वेंस होता है। लाइक अगर मैं बोलूं ये हो गया AUG, इसी तरीके से बहुत सारे कोडॉन होंगे, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, यही तो होते हैं ना प्यूरिन पायरिमिडीन बेस पेयर, ठीक है, डिटेल में नहीं जाना। तो होता क्या है, जो बैक्टीरिया का राइबोसोम है, प्रोटीन सिंथेसिस उसमें कैसे हो रही है, उसमें जो 30th सब यूनिट है और 50th दोनों अलग अलग रहते हैं। जिस टाइम पे डीएनए एमआरएनए बनाता है तो एमआरएनए इसके ऊपर आके बैठ जाता है। जैसे ही एमआरएनए इसके ऊपर आके बैठता है तो सबसे पहला काम होता है हमारे टीआरएनए का। एक टीआरएनए है हमारे पास, ट्रांसफर आरएनए, मैं अब बिल्कुल शॉर्ट में ही बता रही हूँ, ये हमारा टीआरएनए है। टीआरएनए क्या करता है, अपने साथ एंटीकोड लेके आता है। सपोज ये एयूजी, ये तो हमारा कोड है, इसका एंटी कौन होगा, हमें पता है कि एडेनिन हमेशा किसके साथ बेस पेयर करता है, इन केस ऑफ आरएनए यूरेसिल के साथ, और अगर साइटोसिन है तो वो किसके साथ करता है, ग्वानिन के साथ। तो हमें पता है ए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, यू का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, ए, और जी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, सी। तो यूएसी इसका एंटीकोड है। तो ये एंटीकोड कौन लेके आएगा, एक टीआरएनए लाएगा। और ये एंटीकोड होते किस में है, ये हवा में घूम नहीं रहे बेटे, ये एंटीकोड कौन कैरी करता है, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड कैरी करता है हमेशा। तो ये फटाफट से आएगा टीआरएनए। टीआरएनए क्या करेगा, इसके एंटीकोड लेके आएगा इस तरीके से, ठीक, ये हमारे एंटीकोड आ गए, और इस तरीके से आके हमारा क्या करेगा, पी साइड में अभी यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, एयूजी के ऊपर बैठ गया। क्योंकि एयूजी के ऊपर ही क्यों बैठा, मैंने एयूजी क्यों मेंशन किया, क्योंकि एयूजी ही स्टार्टिंग कोडॉन है, यहीं से हमेशा जब भी हमारा प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा एयूजी ही रहता है, यही वो कोड है, इसको स्टार्टिंग कोडॉन इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि इसी कोडॉन से ही आपका सिंथेसिस स्टार्ट होती है। अब क्या हुआ, इतना हो गया, इसके बाद हमारा क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा यहां लेके आ जाती हूँ, ठीक है, ये 30th सब यूनिट है। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट आएगा टीआरएनए। अब इस इतना तो हो गया, अब इसके बाद ये होने के बाद ही सीधे सीधे जो हमारी 50th सब यूनिट है, अब इसके ऊपर आके बैठ जाएगी, यही होता है, यही होता है ना। अभी तक खाली 30th था, 30th के ऊपर एमआरएनए बैठा था। जैसे ही एमआरएनए का जो फर्स्ट कोडॉन है एयूजी, इसका एंटीकोड लेके आया एक अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ, तो अब 50th सब यूनिट इसके ऊपर आके बैठ गई, यानी कि ये 30th 50th का कॉम्प्लेक्स बन गया। और अब क्या होगा, जो अब नया जो टीआरएनए आएगा वो कहाँ पे बैठेगा, और हमेशा ध्यान रहेंगे कि 50th में 3 हमारी क्या होती है, साइट होती है, ये हमारी ई साइड है, ये पी साइड है, ये ए साइड है। तो 50th सब यूनिट इस तरीके से बैठेगी कि ये वाला जो टीआरएनए है, जो कि एयूजी का कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन एंटीकोडॉन लेके आया है, वो पी साइड में आए। अब क्या होगा, नेक्स्ट हमारे जो टीआरएनए है वो फिर से एक और हमारा आगे आने वाले कोडॉन को क्या करेगा, का एंटीकोडॉन लेके आएगा, इस तरीके से एक और नया टीआरएनए आएगा, और यहाँ पे जो हमारे कोड प्रेजेंट है इनके एंटीकोड लेके आएगा। और ऑब्वियसली जो एंटीकोड लेके आएगा वो एक अमीनो एसिड ही होगा, यहाँ पे भी एक अमीनो एसिड होगा, ये हमें पता है। फिर क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ पे जो 50th सब यूनिट है, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का हमारा एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसे हम राइबोजाइम बोलते हैं या फिर पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज बोलते हैं। और ये राइबोजाइम का काम क्या होता है, ये पी साइड और ए साइड में जो हमारे टीआरएनए हमें दिखाई दे रहे हैं, इसके जो इसमें जो हमारे ये जो अमीनो एसिड यहाँ पे हैं, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाना पहला काम। और दूसरा काम क्या है कि जो पी साइड में टीआरएनए है, जो पहले कोड दे चुका है, एंटीकोडॉन दे चुका है, उसे यहां से हटा देना। दो काम किए, पी और ए साइड में जो अमीनो एसिड है उनके बीच में बॉन्डिंग की, पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, और दूसरा काम क्या किया, इसको यहां से हटा दिया। और इसको हटाने की वजह से नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, कि अगर मैं यहाँ से इसे हटा देती हूँ तो देखो क्या मिलेगा, यहीं पे बता दे रही हूँ मैं इसे, इस तरीके से ये जो अमीनो एसिड था, क्योंकि इसने बॉन्डिंग तो कर ली थी दूसरे के साथ, अब ये खुद भी कहाँ आ गया, ए साइड में आ गया, इस तरीके से यहाँ ये टीआरएनए खाली रह गया। तो इसका मतलब देखो, पी साइड में जो कोडॉन थे वो तो हमारे उसका तो हमारा एंटीकोडॉन आ चुके थे, अमीनो एसिड आ चुका था।
नेक्स्ट जो हमारे कोडॉन थे उसका भी हमारा एंटी कोडॉन आ चुका था। अब जब इनकी कोडिंग हो चुकी है तो अब आगे वालों का नंबर आना चाहिए, तो इसीलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, और एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा तो फिर अब किसकी बारी आ जाएगी, ये जो कोडॉन आपको दिख रहे हैं, सपोज ये जो कोडॉन है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, अब इनकी कोडिंग होगी, इनके भी इसी तरीके से जैसे अभी हुआ वैसे ही इनके लिए भी टीआरएनए आएगा, और टीआरएनए आएगा मतलब अपने साथ एक अमीनो एसिड को लेके आएगा जो इसका एंटीकोडॉन कैरी करता हो, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलते रहेगी। बार बार आपका क्या होगा, जो पी साइड में टीआरएनए है वो ए साइड वाले टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड के साथ क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, और फिर वो पेप्टाइड यहां से आपका ब्रेक होगा और ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये काम कौन कर रहा है, राइबोजाइम कर रहा है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे जैसे टेट्रासाइक्लिन में हमने डिस्कस किया था, ये प्रोसेस डिटेल में हमने वहां पे डिस्कस की हुई है, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो ये जो राइबोजाइम है कितना इंपॉर्टेंट है, इसका रोल दिख रहा है ना, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं, यही बना रहा है, साथ साथ जो पी साइड से अमीनो एसिड को ए साइड में ट्रांसफर करने का काम भी यही कर रहा है। तो ये जो हमारे अमीनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, आप समझते हैं कि हो क्या रहा है। अमीनो ग्लाइकोसाइड्स क्या करते हैं आपके, बेसिकली ये जो आपका राइबोजाइम है ना, ये जो राइबोजाइम है इस पे काम करते हैं, ठीक है। दोनों को मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि जो अमीनो ग्लाइकोसाइड में एक तो आता है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का मैकेनिज्म अलग है, और बाकी के जो रिमेनिंग हमारे अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं उनका मैकेनिज्म अलग है, इसीलिए मैं इसे दो अलग अलग बता रही हूँ। देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन तो क्या करता है, सिंपल सी बात है, ये 30S सब यूनिट से बाइंड होता है, 30S से बाइंड होता है, याद रखना, इट बाइंड्स विद 30S सब यूनिट, और 30S से अगर ये बाइंड होगा तो क्या करेगा, देखो मैंने आपको बताया था कि 30S अकेला रहता है, जब हमारा टीआरएनए आ जाता है और फिर जाके 50S इसके ऊपर आके बैठ रही है यूनिट, है ना। तो 30S से अगर हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन सीधे जाता है, 30S सब यूनिट से बाइंड हो जाता है, 30S से बाइंड होने की वजह से क्या होता है, अब 50S कभी भी इसके ऊपर आके नहीं बैठेगी, क्योंकि कभी भी जो पहला टीआरएनए है जो एयूजी का कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन लेके आता था वो यहाँ आएगा ही नहीं, ठीक है। उसकी जो बाइंडिंग साइड है, जो रिकॉग्निशन साइड है, वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है स्ट्रेप्टोमाइसिन की वजह से। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि जब पहला आपका टीआरएनए ही नहीं आ रहा है, यानी कि जो इनिशिएटर टीआरएनए है वो नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इट बाइंड्स विद 30S सब यूनिट, और ये क्या करता है, आपका जो इनिशिएशन जो आपका टीआरएनए है जो कि सबसे पहले आके बैठ रहा है और उसके बाद 50S सब यूनिट आके बैठ रही है, वो ही आपका क्या करेगा, वो आएगा ही नहीं, तो काम होगा ही नहीं, ठीक है। 30S सब यूनिट अब उसे अपने साथ बाइंड होने ही नहीं देगी, ठीक है, कोडॉन को रीड करने ही नहीं देगी, आप एक तरह से बोल सकते हो। नेक्स्ट आता है रिमेनिंग एमिनो ग्लाइकोसाइड्स क्या करते हैं भाई, रिमेनिंग जो एमिनो ग्लाइकोसाइड्स हैं ये क्या कर देते हैं आपके, इनका मैकेनिज्म क्या होता है, ये 30S और 50S के बीच का जो इंटरफेस है ना, 30S और 50S जहां पे मिल रहे हैं वहां पे आपका काम करते हैं। तो ये बेसिकली बाइंड करते हैं, बाइंड्स विद 30S 50S इंटरफेस, इन दोनों के बीच का जो इंटरफेस है वहां पे ये बाइंड हो जाते हैं, यानी कि ये एग्जैक्टली वो जगह है जहां पे आपका एमआरएनए बैठ रहा है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे बाइंड होते हैं, कहीं पे भी इनकी बाइंडिंग साइड हो सकती है, यहाँ पे हो गए, सपोज यहाँ पे हो गए, तो ये बाइंडिंग की वजह से क्या करते हैं, जो एमआरएनए में जो हमारे कोडॉन है ना इनकी मिसरीडिंग करवा देते हैं। एग्जैक्टली अभी तो हमें क्या पता था कि एयूजी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यूएसी ही होगा, तो वो आया, ऐसे ही सबके कॉम्प्लीमेंट्री आएंगे, लेकिन अमीनो ग्लाइकोसाइड क्या करते हैं, इस इंटरफेस में बाइंड होने की वजह से ये कोडॉन को इस तरीके से आपके क्या कर देते हैं, ओवरलैप कर देते हैं, या इनमें ऐसे चेंजेस ला देते हैं कि जो अब ये टीआरएनए आएगा ना, जो एंटीकोडॉन आएंगे वो गलत एंटीकोडॉन आ जाते हैं, और गलत एंटीकोडॉन आएंगे तो क्या होगा बताओ, कोडॉन एंटीकोडॉन मिल रहे हैं तभी तो आपका एक अमीनो एसिड और दूसरा अमीनो एसिड मिल रहा है, सिंपल सी बात है। एक कोडॉन है उसका एंटीकोडॉन आ रहा है, और वो स्पेसिफिकली किसके साथ आ रहा है, एक अमीनो एसिड के साथ आ रहा है ना पर्टिकुलर, तो अमीनो एसिड की ऐसी चेन बनती चली जाएगी। लेकिन अब मान लो यहाँ एयूजी था, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यूएसी आना था, लेकिन क्योंकि आपके जो अमीनो ग्लाइकोसाइड है वो इंटरफेस में बाइंड होकर उन्होंने एमआरएनए की मिसरीडिंग करवा दी है, तो अब वो जो यूएसी नहीं आके कोई दूसरा आ सकता है, ठीक है, सपोज यूएजी आ गया,
या कोई भी गलत आपकी कोडिंग हो गई, मिस कोडिंग हो गई, तो इसका मतलब जहां पे आपका ये अगर मिथियोनिन अमीनो एसिड था तो इसके बदले कोई दूसरा ही लाइसिन अमीनो एसिड आ गया, ठीक है। तो गलत अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं प्रोटीन में, तो जो प्रोटीन बनेगी, ये पूरी प्रोसेस के थ्रू जो प्रोटीन बनेगी, जो प्रोटीन सिंथेसिस हमने डिटेल में पढ़ी है, तो फाइनली जो प्रोटीन बनेगी वो कैसी प्रोटीन होगी बेटे, वो कैसी प्रोटीन होगी आपकी, आप कह सकते हो नॉन फंक्शनल प्रोटीन होगी। और ऐसी प्रोटीन सपोज ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन बनी है, अगर वो ये प्रोटीन है, ये गलत प्रोटीन बनी है, तो यही प्रोटीन जाके हमारी सेल मेम्ब्रेन बनाएगी बैक्टीरिया की। यानी कि अगर इस बैक्टीरिया से कोई दूसरे नए बैक्टीरिया बनेंगे तो उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो इसी प्रोटीन की तो बनी होगी। तो इस तरीके से बनी हुई जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी उसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाएंगे इस तरीके के, ठीक है। और इन डिफेक्ट्स की वजह से क्या होगा, जो अंदर का कंटेंट है, इस बैक्टीरिया के अंदर का कंटेंट है वो सारा बाहर निकल जाएगा, और कंटेंट बाहर निकल जाएगा इसका मतलब जो सेल है वो लाइसिस हो जाएगी, और लाइसिस होना मतलब डेथ हो जाना। ये होगा रॉन्ग प्रोटीन के बनने से। गलत प्रोटीन के बनने से कितना बड़ा इफेक्ट हो सकता है वो दिख रहा है यहाँ पे, कि अगर गलत प्रोटीन बन गई, अगर यहाँ पे कहीं एमआरएनए की मिसरीडिंग हुई और गलत आपके कोडॉन एंटीकोडॉन का सीक्वेंस बना या गलत अमीनो एसिड आ गया, तो उसकी वजह से गलत प्रोटीन बनेगी। गलत प्रोटीन बनेगी तो जो नए बैक्टीरिया बनेंगे, इस बैक्टीरिया के थ्रू जो डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के थ्रू नए बैक्टीरिया जो बनेंगे, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन होगी या सेल के और कंपोनेंट की जो प्रोटीन होगी वो आपकी कैसी होगी, नॉन फंक्शनल होगी या डिसफंक्शनल प्रोटीन होगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, बैक्टीरिया को इंटैक्ट रखना, बैक्टीरिया के अंदर का जो कंटेंट है वो बाहर लीक ना होने देना। लेकिन अब क्या होगा, ये आसानी से लीक हो जाएगा, सेल टूट जाएगी और फाइनली जो बैक्टीरिया उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट आपका प्रोड्यूस होगा, यानी कि बैक्टीरिया क्या हो गया आपका, किल हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये है आपका क्या, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। दोनों का याद रखेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन का थोड़ा अलग है और बाकी के जो हमारे एमिनोग्लाइकोसाइड्स हैं अदर देन स्ट्रेप्टोमाइसिन, उनका मैकेनिज्म अलग है। इसके अलावा एक मिनट में चेक कर लेती हूँ आपका कुछ रह ना रहा हो, ठीक है। ये तो कवर हो गया है आपका सारा। और हमेशा ध्यान रखना, एक और पॉइंट इसमें यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि जो ये साइडल इफेक्ट है ना, बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट, यानी कि बैक्टीरिया को खत्म करने का, जो किल करने का इफेक्ट है, ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। एक मिनिमम कंसंट्रेशन, मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन चाहिए होती है टू प्रोड्यूस बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट। इसीलिए इससे एक क्वेश्चन आता है, वो मैं इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ कि जो हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, वो ज्यादातर आपके सिंगल डोज में प्रेफर किए जाते हैं, कि आप सपोज आपने अमीनोग्लाइकोसाइड दिया, उसे एक सिंगल डोज एक इंजेक्शन के फॉर्म में आपने दे दिया, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल डोजिंग करते हैं, सॉरी, अगर आप मल्टीपल डोजिंग करते हो, यानी कि एक दिन में आप 2 या 3 बार दे रहे हो, तो वो आपका क्या है, ज्यादा हार्मफुल होता है। तो इसका क्या, इससे क्या समझ में आता है, जो मैंने आपको बताया, इससे ये समझ में आता है कि जब हम एक बार इंजेक्शन लगाते हैं तो क्योंकि इसका टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा है, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फटाफट ब्लड में जाते ही आपका ये अपने अलग अलग टिश्यूज में चले जाती है और अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। यानी कि प्लाज्मा में जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कम रहती है, एकदम उसका लेवल कम हो जाता है। तो इस वजह से ये हमारा जो ये टॉक्सिसिटी है, एडीआर से कम कॉज करती है। लेकिन अगर आप मल्टीपल डोजिंग करोगे, आज मॉर्निंग में एक डोज दी, फिर दिन में दे दी, फिर इवनिंग में दे दी, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो प्लाज्मा में इसकी कॉन्सेंट्रेशन है लगातार आपकी क्या होगी, एक ज्यादा अमाउंट में, कांस्टेंट अमाउंट में बनी रहेगी, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, ये सिंगल डोज में देना ज्यादा बेहतर होता है कंपेयर टू मल्टीपल डोजिंग, ठीक है। रीजन वही है कि सिंगल डोज दोगे तो आपका सीधे वो अपने टिश्यूज में चल जाएगी, ब्लड में उसका लेवल काफी लंबे टाइम के लिए क्या रहेगा, कम रहेगा। आज आपने मॉर्निंग में दी है तो पूरा टाइम आप कोई नहीं दे रहे हो ड्रग, अगले दिन दोगे तो एक लंबा एक लैग पीरियड आपको मिल जाता है ड्रग को, यानी कि प्लाज्मा में इसका लेवल कम बना रहता है बहुत लंबे टाइम के लिए। मल्टीपल दोगे तो बार बार आपका वो कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जा रहे हो ब्लड में, तो वो आपका
बेनिफिशियल नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये जो हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं, इनके साथ एक और बात है कि इनके साथ पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट क्यों बोल रहा, मैंने क्यों से मेंशन किया, क्योंकि ये वो इफेक्ट है, यानी कि एक बार आपने एंटीबायोटिक दे दी तो उसके देने के बाद बहुत लंबे टाइम तक इसका इफेक्ट रहता है। आज आपने अमीनोग्लाइकोसाइड दी है मॉर्निंग में, तो काफी लंबे टाइम तक ये इफेक्ट प्रोड्यूस करते रहेगी। क्यों करेगी, क्योंकि मैंने बताया ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना फास्ट होता है कि आप दोगे इंजेक्शन, फटाफट टिश्यूज में चली जाती है, ब्लड में लेवल बहुत कम रहता है और फिर धीरे धीरे टिश्यूज से आपकी क्या होती है, रिलीज होती है ये। तो एक लंबे टाइम के लिए आपका क्या होता है, इफेक्ट बना रहता है। और यही कारण है कि इन्हें सिंगल डोज में देना प्रेफर किया जाता है, क्योंकि पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट है, यानी कि धीरे धीरे वो ब्लड में आती रहेगी और अपना काम करती रहेगी, ज्यादा कंसंट्रेशन ब्लड में नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद यस, ये हमारा कवर हो गया है। ठीक है, हालांकि जब हम टॉपिक पढ़ते हैं, अगर अमीनोग्लाइकोसाइड ही आप पढ़ो तो इसके रिलेटेड आपकी रेजिस्टेंस भी इसमें आता है, आपका मैकेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं रेजिस्टेंस के। इसके अलावा आपके इसके इंडिविजुअल यूजेस भी आ सकते हैं, जो हालांकि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए इसके लिए एक छोटा सा लेक्चर हम ले लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेंगे, साथ ही साथ यूजेस को भी देख लेंगे कि कहाँ कहाँ हम अमीनोग्लाइकोसाइड्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।